Subhash Chopre. I have scored 602 marks in NEET 2021. I have scored 360 in biology. Hi everyone, this is Mohammad Jayad Hashmi and welcome to your favorite such channel Physics by Jayad Hashmi। तो आज यार आप लोगों को मैं ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिन्होंने नीट में 11 सालों से अच्छा रिजल्ट दिया है और वो आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करें। गुड इवनिंग सर, दिस इज सिकुन जेना सर, HOD ऑफ बायोलॉजी एंड दिस इज आफ्ताब आलम सर, HOD ऑफ मैथमेटिक्स। सर से आज बात करने वाले हैं, जैसे सिपुन जेना सर जो है HOD बायोलॉजी के हैं, इनसे हम लोग ये जानेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है, जो 11 साल का पिछला 11 साल से ये जो लगातार जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इनका जो जर्नी रहा है, ये जो 11 साल के अंदर जो इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, इसके बारे में हम लोग इनसे जानेंगे। सर गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, एक्चुअली आपसे ये जानना था कि जैसे कि आप डिफरेंट शहर में काम किए है ना, अलग अलग शहरों में काम किए, बहुत बड़े बड़े ब्रांड में भी आपने जैसे कि 11 सालों से आपने काम किया है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले ये चीज़ कि जैसे कि अगर स्टूडेंट्स कोई जो है बहुत ही मॉडरेट किस्म का हो, जिसका लेवल काफ़ी अच्छा ना हो, और आप उसको जो है कैसे मतलब नीट लेवल तक पहुँचा पाते हैं, आपका जो लेवल होता है वो कैसे पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है वो आप थोड़ा शेयर कीजिए कि कैसे आप पहुँचा पाते हैं वहाँ तक। गुड इवनिंग टू ऑल, क्लियर, नाइस टू मीट यू ऑल आल्सो। बाकी हम दोनों बड़े बड़े शख्स को यानी कि मिले हैं, हम फिजिक्स जैद सर के बारे में भी जानते हैं और अल्ताफ सर को भी बेहतर जानते हैं। इनके बारे में तो बहुत सारा चर्चा है, जैसे हमारे बारे में ये लोग बोल रहे हैं, इनके बारे में भी बहुत सारा चर्चा है। हमारा खुद के साथ काम करने वाले भी इनको बेहतर जानते हैं और बोलते हैं बाप है फिजिक्स का। क्लियर, अच्छा लगा इन लोगों को मिलने के लिए, थैंक यू आपका यूट्यूब चैनल में हमें बुलाने के लिए। बाकी रहा बच्चों का लेवल को बढ़ाने के लिए, क्लियर, तो पहले यानी कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम सिपुन कुमार जेना है, मैं PhD वर्क कर रहा हूँ, PhD अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। बाकी ये वाला जो जर्नी है, एजुकेशन वाला जो जर्नी है, वो एजुकेशन वाला जर्नी मेरा शुरुआत ऐसे हुआ था कि मैं कोई PhD सेंटर में काम कर रहा था या रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं खुद का कुछ कर सकता हूँ, तो खुद का कुछ करने के लिए मैं रिटर्न जो रिसर्च सेंटर था उसको छोड़ के मैं रिटर्न आ गया और देखा मनी का यानी कि क्या है, स्ट्रैटेजी भी मेरा दिमाग में था। मैं एजुकेशन लाइन में आने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, तो मनी का भी स्ट्रैटेजी था। तो मैं पहले एक बहुत बड़ा ब्रांड से 2011 में जुड़ा, तो वहाँ से धीरे धीरे मैं ये समझा कि मैं तो कुछ बनूंगा, मेरे साथ साथ यानी किसी को भी कुछ बना सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो उस चीज़ के लिए मैं पहले यानी कि ट्राई किया, एक बड़ा सा सेंटर में इनिशिएशन स्टार्ट किया 2011 से, आज 2022 से 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया, राइट। और उसके साथ साथ ऐसा बोल सकते हो कि लगभग 16-17 हज़ार बच्चे को पढ़ा लिया हूँ अब तक। मगर मैं सच बताऊँ तो रेशियो जो बताऊँगा कि रिजल्ट जो रेशियो बता रहे हो या कोई बोलता है कि रिजल्ट का रेशियो क्या है, 1084 यानी कि 1084 स्टूडेंट्स सर MBBS सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें एम्स का भी यानी कि कुछ बच्चे हैं। और बाकी रहा स्ट्रैटेजी का, क्लियर, बच्चों का यानी कि जैसे नॉर्मल बच्चे जो हैं उनको यानी कि कैसे आगे तक बढ़ाएंगे, क्लियर, उसका स्ट्रैटेजी का क्या है ना। मैं इतना तो जानता हूँ सर, लाइफ में खाली बायोलॉजी पढ़ने से कोई MBBS नहीं निकालता है, ये तो आप लोग भी बेहतर जानते हो, राइट। तो ये एक टीम वर्क होता है, पहला चीज़ होता है टीम का यानी कि वर्क लेके एक स्ट्रैटेजी प्लान होता है, उसी के हिसाब से वर्क होता है। जी सर, मैं आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मैं सर एक्चुअली जो नीट जो क्वालिफाई करते हैं, ऑब्वियस है उसमें फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन मैं आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करना चाहता हूँ, जैसे बायोलॉजी सर। जैसे सर उसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल 11th उनका नल होता है, 12th भी नल होता है, अगर तो आप उन बच्चों को कैसे टैकल करते हैं, उसका क्या स्ट्रेटजी आपके पास? जैसे जो ड्रॉपर के स्टूडेंट 11th 12th तो ठीक है सर, उनके पास टाइम होता है, लेकिन ड्रॉपर के पास तो बहुत ही कम टाइम होता है। तो आप बायोलॉजी जो है, जो आपका स्ट्रेटजी पढ़ाने की, क्योंकि आप बहुत चर्चा आपके बारे में हम लोग सुन रखे हैं कि आप जो है 360 भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके हैं जो कि क्रैक कर चुके हैं ऑलरेडी, 360 में 360 मार्क्स लाए हैं। तो आपका स्ट्रेटजी क्या ऐसा करते हैं आप जो मॉडरेट किस्म के स्टूडेंट्स जो है वो भी जो है 360 ला सकता है? आप जरा ये शेयर कीजिए। जैसे सर बोले 360 को 360, सही बात है। ये 2021 में जी। एक लड़की साक्षी चोपड़े बोल के एक लड़की थी, जो 360 को 360 रखी। I am Sakshi
Subhash Chopre. I have scored 602 marks in NEET 2021. I have scored 360 in biology, 115 in physics and 127 in chemistry. I would like to extend a special thanks to Sipun sir for the high guidance that I scored 360 marks in biology. Also, I am thankful to my family and parents who supported me throughout the journey. Thank you. और ऐसा नहीं है कि वो लड़की कोई ड्रॉपर थी। ड्रॉपर का स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। ड्रॉपर का स्ट्रैटेजी कैसा है ना, एक नॉर्मल सा ड्रॉपर जब यानी कि कोई भी सेंटर में एंट्री करता है तो पहले देखना पड़ता है कि उसका दिमाग में है क्या। जी जी बिल्कुल। कोई कोई गलत कॉन्सेप्ट को लेके आता है, कोई कोई सही कॉन्सेप्ट को भी लेके आता है, तो उनका मार्क जो भी यानी कि यही रहता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि पहले भूल जाओ, क्या पढ़े थे भूल जाओ। ब्लैंक ऑफ माइंड अगर हुआ, अगर माइंड ब्लैंक हुआ तभी यानी कि कुछ भर सकते हो, खाली पॉट में ही कुछ भर सकते हो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जो स्ट्रैटेजी है वो पहले से ही दिमाग में रखे रहते हैं और आप जब बोलोगे वो उसको रिसीव नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। क्लियर। तो पहले बोला जाता है कि माइंड को ब्लैंक कर लो और अब जो है वहाँ से शुरुआत करो। और बाकी जैसे बोले सही बात है कि ड्रॉपर्स का मेन क्या होता है ना, 11th वीक होता है, क्योंकि 12th में तो एग्ज़ाम देते रहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, राइट। तो 11th तो वीक होता है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी क्या है, अब जैसे हर किसी को पता है NCERT स्टेटमेंट लाइन अगर कर दिया जाए तो बहुत काफ़ी होता है। मगर मैं बोलूँगा NCERT के साथ साथ और कुछ भी ज़रूरत है। जैसे आपको मैं बताऊँ 2019 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था जो NCERT का आउट फॉर्मेट में था। अच्छा। क्लियर। 2020 में भी कुछ क्वेश्चन पूछा था जो आउट ऑफ फॉर्मेट में था। 2019 का क्वेश्चन पूछा था कि क्रोमोसोम्स, इस फॉर्मेट जो है क्रोमोसोम्स का, अगर हाइट शॉर्ट हो गया तो ये कौन सा फॉर्म में होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, बुक में यानी कि 4 टाइप का क्रोमोसोम्स दिया है मगर वो कभी भी वो स्ट्रक्चर है ही नहीं। जैसे क्रोमोसोम्स का I टाइप बोल दिया, J टाइप बोल दिया, L टाइप बोल दिया, V टाइप बोल दिया, मगर ऑप्शन में दिया P टाइप। तो बच्चे को जब बोल दिया कि एक क्रोमोसोम्स का एक साइड बड़ा है और एक साइड यानी कि छोटा हो रहा है या डिलीट हो रहा है, तब का टाइम में बच्चे के दिमाग में क्या आता है, एक तो यानी कि बड़ा रह गया, एक छोटा का मतलब L, हर कोई L लगा दिया। मगर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ वो पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा और आंसर एक्चुअली P टाइप ही है। एक चीज़ और पूछना था आपसे कि जैसे आपको पता होगा सर कि जो सेंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि जहाँ भी सेंटर होते हैं तो जो सेंटर के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो माइंड सेट करके आता है कि हमें कोचिंग करना है, उनके पास टाइम होता है। लेकिन जो स्कूल, जैसे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी आपने बहुत सारे जगहों पे काम कर रखे हैं, जैसे कि तमिलनाडु में आपने काम कर रखा है, बहुत सारे डिफरेंट शहर में आप काम कर चुके हैं ना। तो वहाँ पर जो सर स्कूल में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका माइंड सेट कुछ नहीं होता, उनका कुछ गोल नहीं होता, कुछ टारगेट नहीं होता है ना। उनको नीट जेई का डेफिनेशन भी पता नहीं होता कि हम नीट जेई की तैयारी करने वाले, लेकिन स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की वजह से उन लोग ले लेते हैं। लेकिन सर ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि उनको जेई तक पहुंचाना है या नीट तक पहुंचाना है। तो जो आपका जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा मार्क्स जैसे ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं किसमें सर, जैसे नीट में, है ना, जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में जुड़े हुए थे, तो सर क्या स्ट्रेटजी रहता है, उनको कैसे आप मोटिवेट करके वहां तक पहुंचाते हैं, ये बड़ा चीज़ जरूरी है। क्योंकि सर ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर, जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स को वहां तक पहुँचाना। सही बात है। तो सही इंटरप्ट किए हैं कि स्कूल का स्टूडेंट, ये तो ट्रू है। सर जैसे बोले हैं कि कोई बच्चा अगर ड्रॉपर लिया तो उसका दिमाग में वो चीज़ फिक्स रहता है कि मुझे कैसे भी यानी क्या है वर्क करना है, मतलब सेंटर पे आया, सेंटर में यानी कि उसका दिमाग में रह जाता है। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कम्प्लीटली डिफरेंस होते हैं। उसमें नया बच्चे 10th क्लास से आते हैं और उनको लगता है कि चलो भाई मैं 10th क्लास का टॉपर था। एक्चुअली टॉपर से कुछ नहीं होता है। यही सर, एक्चुअली सर मतलब उनको जो है सर इस माहौल के बारे में पता नहीं होता कि जेई नीट क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे खुश होते हैं। लेकिन जो स्कूल जो सेंटर में अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करके जो आते हैं उनको एक टारगेट फिक्स होता है। लेकिन स्कूल इंटीग्रेटेड पर बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजेस मतलब होता है, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होता है। लेकिन मैं देखा हूँ कि जो आपका रिजल्ट है काफ़ी मतलब अच्छा रहा है। तो कैसे सर, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे जानना था। तो यही मैं बताऊंगा। जैसे सर पहले पूछे थे ड्रॉपर का स्ट्रैटेजी, जैसे मैं आपको बताया था NCERT के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ड्रॉपर के पास बहुत कम टाइम होता है और जल्दी उनको वर्क करना है। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं घर में या जहाँ भी, कोई भी टीचर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं तो वो क्या करते हैं, रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करके बैठते हैं, जिसमें वो टाइम वो कभी भी मैनेज नहीं करते हैं कि कितना टाइम में मैं सॉल्व किया। जब एग्जाम हॉल में जाते हैं 50 क्वेश्चन देखते हैं तब उनको लगता है अरे 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कैसे सॉल्व करूँ। सॉल्व करते करते 5-6 क्वेश्चन में उनका टाइम खत्म हो जाता है। तो पहला स्ट्रैटेजी, आप कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन करो, चाहे आपका कोई प्रैक्टिस पेपर करो, आप लगाओ टाइम सेट कर दो।
एक परफेक्ट टाइम सेट करो, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये ड्रॉपर का स्ट्रैटेजी है। बाकी आप जैसे बोले स्कूल वाला है, कि सही बात है, जैसे सर बोले कि सेंटर में ज़्यादा रिजल्ट होता है, स्कूल में रिजल्ट का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है। मगर मैं आप कभी भी देखो, जब टॉपर आप बात करोगे तो देखोगे 9th 10th 11th 12th बच्चा ही टॉपर होता है। ड्रॉपर कभी टॉपर नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर रहता है उसको। क्लियर? तो टॉपर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि क्या रहेगा ना, वो बच्चा यानी कि स्कूल लेवल का हुआ होगा। तो स्कूल लेवल का बहुत सारा फ्लक्चुएशन है। 11th में बच्चे जो टॉप होते हैं वो 12th में डाउन हो जाते हैं, 12th में जो बच्चे यानी कि टॉप होते हैं वो 11th में डाउन हो जाता है। या बढ़िया सा मैं एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र का सेंटर में जब मैं काम कर रहा था, आप तो सुने होंगे नहीं कि महाराष्ट्र का बहुत सारे जगह में काम किया हूँ। तो महाराष्ट्र के एक सेंटर में जब काम कर रहा था, तब का टाइम में एक लड़की था, नाम भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम था साक्षी चोपड़े। क्लियर? आपको मैं उसका यानी कि डिटेल्स दे दूंगा, आप कभी उनके साथ यानी कि इंटरव्यू लेके आप एक छोटा सा वीडियो बना भी सकते हो। तो महाराष्ट्र का वो लड़की का नाम था साक्षी चोपड़े। 11th में ज्वाइन हुई, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट थी, कोई भी चीज़ आइडिया नहीं था। तो वो बैच में बहुत सारे बच्चे थे, दर्पण, साक्षी चोपड़े, अथर्व, अस्मिता वांकड़े, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। क्लियर? तो कोई स्कूल का टॉपर था, कोई नॉर्मल सा था, कोई महाराष्ट्र का मराठी बोर्ड, बहुत सारे यानी कि दिक्कत यानी कि स्कूल लेवल में क्या होता है, उनका लोकल लैंग्वेज से होता है। और वो एग्जाम देते हैं नीट का इंग्लिश फॉर्म में। तो पहले तो समझ में नहीं आता उनको कि इंग्लिश में यानी कि समझना है। सही बात है, बहुत मुश्किल होता है, और हम लोगों को तो लोकल लैंग्वेज आता नहीं है। तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत दिखता है। तो पहला साल यानी कि पहले जब पहला महीने में ऑब्जर्व करते हैं तो मार्क घटता है, कंप्लीटली मार्क घटता है। तो मैं हर बार बोलता हूँ बच्चे को कि मार्क को यानी कि आपको टारगेट नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को टारगेट करना है। जो चीज़ डेली हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है। तो वो लड़की पहला साल में थोड़ा बहुत यानी कि वर्क की, बीच में उनका पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो गया। तो मैं यही बता रहा हूँ कि 11th स्टूडेंट को बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है। जैसे किसी घर में शादी आ गया, बच्चा चला गया 15 दिन के लिए, वो कॉन्सेप्ट वहीं खत्म। बहुत सारा चीज़ हो सकता है, आज जानते हो बहुत सारा यानी कि ये दिक्कत होता है। तो वो बच्ची यानी कि 11th लास्ट तक थोड़ा बहुत वर्क की। अब बिलीव नहीं करोगे, लास्ट एंड तक आप ऐसे बता सकता हूँ, जो लड़की 360 रखी कोई बिलीव नहीं कर सकता है। क्लियर? हाँ चलो, कुछ बच्चे तो यानी कि वर्क करते हैं, कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं, मगर उसका मार्क ऐसे बोल सकते हो 11th खत्म होते होते भी 342 मार्क था। अच्छा, मात्र 342 मार्क था। तो कोई यानी कि 342 मीन्स बायो में नहीं है, सारे सब्जेक्ट में ओवरऑल ये एक चीज़ है। तो ओवरऑल 342 कोई यानी कि एक्सपेक्ट नहीं करेगा, अरे ये क्या कर पाएगा। सही है। तो पॉइंट है स्टूडेंट का साइकोलॉजी, हमें यानी कि उनका साइकोलॉजी को देखना है कि वो चाहता क्या है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो हम इंडिविजुअली ऑब्जर्व किया तो पता चला कि उनका मदर को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। उस चक्कर में घर में टाइम नहीं दे पा रही है, टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो धीरे धीरे मोटिवेशन सबसे बड़ा चीज़ है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7 दिन में एक बार आप बच्चे को मोटिवेट करो। क्यों ना, अब ऐसे बोल सकता हूँ एक मोटिवेशन 100 क्लास का बराबर हो सकता है। कैसे? आप कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हो, बोर्ड में पढ़ा रहे हो, कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो बच्चे को, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मास रिजल्ट सबसे बड़ा चीज़ है। जी बिल्कुल। क्लियर? क्लास रिजल्ट से बड़ा यानी कि चीज़ क्या है, मास रिजल्ट। आप मास यानी कि बच्चे को कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हो, वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। सर, जो जैसे कि आपके जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, जो आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को टैकल करते हैं, तो उसमें जो मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो इसका कारण क्या है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं, तो वहाँ पर जो मॉड्यूल एक मिलता है, उनके तरफ से जो एक मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसके एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ अपने तरफ से प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या सिर्फ उस मॉड्यूल को फॉलो करवाते हैं? क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि नीट के जो तैयारी होगा उस टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ किसी मॉड्यूल को फॉलो करना चाहिए, या और सारी चीजें एक्स्ट्रा जो चीज आप देते हैं या नहीं देते हैं, इस सारी चीज के बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सही बात है। जैसे आप बोले कि ब्रांड का हर किसी का एक मॉड्यूल होता है। जी बिल्कुल। क्लियर? हम भी यानी कि ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो पहला तो यही रूल है कि ब्रांड बोलता है कि मेरा मॉड्यूल सफिशिएंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्रांड का मॉड्यूल सफिशिएंट तब है जब बच्चा ऑलरेडी उस चीज़ को वर्क कर चुका है। जी। मगर ये चीज़ स्कूल में यानी कि काम नहीं करता है। ये स्ट्रैटेजी स्कूल में काम नहीं करता है। आपको खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, हम भी बच्चे को बोल देते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो। बच्चा पढ़ता है, मगर उसको ये समझ नहीं आता कि इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा है। अच्छा।
यहाँ एक दिक्कत, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा आएगा? क्या होता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी का हर लाइन में क्वेश्चन सर, तो उनको ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पहले जब मैं एंट्री किया तभी यानी कि ये सारे चीज़ को पहले दिमाग में रख लिया। आप बिलीव करो कि मैं आपको कभी यानी कि शेयर भी करूंगा, आपका बच्चे के लिए भी शेयर करूंगा। हर एनसीईआरटी का लाइन का मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, तो पूरा 38 चैप्टर का 11,000 क्वेश्चन में रखा हूं, हर एक आंसर का यही राजा फिर इसका मतलब इसी वजह से 360 में 360 आते हैं, इसी वजह यही वजह है कि 360 में 360 आ रहे हैं। तो ये सिपुन सर हैं जो जिस बच्चों को ये पढ़ाते हैं उस बच्चों का तो बोलबाला हो जाता है ना। ये बहुत बड़े शख्सियत हैं जो आपके सामने बैठे हैं, है ना। इनका हमने आज इंटरव्यू लिया। सर एक ठीक है, हाँ पूछना था जी जी, जो आप सर जैसे कि मॉड्यूल तो डिस्कस करते हैं सर, स्टडी मटेरियल भी, लेकिन जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जैसे कि जो पूछते रहते हैं कि सर डीमोटिवेटेड है उनका, जैसे कि मान लीजिए सर 2 बार ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका है नीट में, लेकिन वो डीमोटिवेटेड है, उसके बहुत सारी चीज़ें मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो डीमोटिवेट हो चुका है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे से। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे उस सब्जेक्ट को टैकल करें या फिर से वापस जो है अपना जर्नी जो है रीस्टार्ट करें, कैसे क्या करना चाहिए सर? तो डिमोटिवेशंस का देखो, हर बच्चे का क्या है, ब्रेन फॉर्मने में डिमोटिवेशन रहता है। जैसे अभी जस्ट बात कर रहे थे साक्षी चोपड़े, तो डिमोटिवेट रही। अच्छा, तो जब उसको वो डिमोटिवेट थी ना कि मदर प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि वो घर को और क्या है, खुद का पढ़ाई को टैकल नहीं कर पा रही है। तो जब आप बच्चे को क्या है इंट्रैक्शन करते हो, बोलते हो कि देखो बेटा प्रॉब्लम तो नहीं क्या है, हर किसी के पास रहता है, वहाँ से आपको कैसे निकालना है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, शायद आपको पता भी है, इसीलिए आप बोले थे 360 आउट ऑफ 360। साक्षी चोपड़े 360 आउट ऑफ 360 2021 में रखे। और ऐसे वही अकेली बच्ची ने दर्पण 355, अस्मिता वांकड़े 345 और बाकी बच्चे ऐसे कुल लगभग 33 बच्चे मोर देन। अब मेरा क्लास में 67 बच्चे थे, तो उसमें से 33 बच्चे मोर देन 330। मैं वादा, कभी कभार आप सुने होंगे मैं वादा करता हूँ बच्चे को कि 320 दिलवा दूंगा। बिल्कुल आप सुने होंगे बहुत सारे, इसीलिए तो सर आपसे इंटरव्यू कराने का सर तो वो वादे का पॉइंट क्या है, एक स्ट्रैटेजी मेरा दिमाग में प्लान रहता है। और आप जैसे बोले ड्रॉपर बच्चे का एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी 2022 के आने की बात है, मृतुला बोल के एक लड़की थी, मृतुला, जिसका टोटल मार्क 232 था। ओनली टोटल, वो ऑलरेडी पिछले साल वाली 221 उसका यानी कि क्या है 232 टोटल मार्क था, और उसमें बायोलॉजी 160 या 170 मार्क था। ऐसे यानी कि बच्चे आते हैं, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत तो बायोलॉजी में वर्क कर लेते हैं। तो मेरा दिमाग में स्ट्रैटेजी रहता है 170 180 का मतलब इसको तो आधा चीज़ पता है। जी बिल्कुल। बाकी आधा चीज़ में मेरे को मेहनत करना है, बाकी सब्जेक्ट का अटैच हो गया तो आराम से स्ट्रैटेजी बन जाएगा। और मैं यानी कि आपको बोल रहा हूँ सर, सबसे बड़ा चीज़ होता है बायो का मार्क। जी ये आपको भी पता होगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में यानी कि क्या है गड़बड़ी करते हैं। इसीलिए मैं मेरा दिमाग में रखता हूँ कि एनी हाउ इनका मार्क 330 340 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कटअप आप देखो 600 के ऊपर जाता है। तो अगर बायो 330 340 हो गया, केमिस्ट्री 160 हो गया, बाकी फिजिक्स थोड़ा सपोर्टिव मार्क हो गया तो 620 आ गया, आराम से 620 आ गया। तो वही स्ट्रैटेजी है। तो बच्चे जब यानी कि पहली बार एंट्री की, तब क्या टाइम में वो भी एक स्कूल मीडियम का थी, क्लियर, उसको कुछ भी पता नहीं था, बस एग्जाम दे दी थी 220। तो इसका मतलब उसका थोड़ा बहुत यानी क्या वर्क तो है, 232 तो लाई है, का मतलब थोड़ा बहुत वर्क है। तो उसको हम स्टार्टअप किए, वर्क स्टार्ट हुआ, बहुत सारा इनकी मटेरियल्स दिए, बहुत सारा खुद का मटेरियल भी दिए, और धीरे धीरे वो वर्क करती गई। आज का टाइम में उसको MBBS मिल रहा है, इस साल वो क्वालिफाई हुई है और MBBS से मिल रहा है। और उसका मार्क मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 600 आ गया, जैसे आप लोगों को पता है इस बार इनकी थोड़ा बायोलॉजी लेंदी था, पेपर लेंदी था, तो पेपर में बहुत सारा यानी कि डायरेक्टली बहुत सारा यानी कि टाइम टेकन पेपर था, तो वो कुल मिला के 565 रखिए। तो हर किसी को लग रहा होगा कि 565 ही मार्क, मगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, ड्रॉपर 232 से 565 यानी कि 330 मार्क का, यस 330 मार्क का ग्रोथ बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सर। तो यही स्ट्रैटेजी होता है कि एक टीम या एक बायोलॉजी टीचर्स का पहला प्रायोरिटी होता है कैसे भी उसको 300 के ऊपर लिया जाए, इन्हीं उसको 300 के ऊपर लिया जाए। उसके वजह से क्या होता है ना, मार्क का रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और बच्चे को जब कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा बायोलॉजी तो बढ़िया है,
जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आधा अधूरा यानी कि एग्जाम होने के बाद बायोलॉजी कॉन्फिडेंस आता है, तो उसको लगता है चलो मैं दूसरा सब्जेक्ट में फोकस करूं। क्योंकि जब बच्चा बायोलॉजी में ही फोकस नहीं कर पाता है तो दूसरा सब्जेक्ट फोकस करने के लिए उसको स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। सर लास्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप जो 11 साल का जो जर्नी आपका है, इसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो 11 साल के एक्सपीरियंस के दौरान आप जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक बात बताया हमारे व्यूअर्स को, जो कि मतलब स्टूडेंट्स को उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए अपने पूरे 1 साल के दौरान या 2 साल के दौरान जो भी चीज़ है सर। तो अगर करियर के बारे में बोला जाए या आपका स्टूडेंट्स के बारे में बोला जाए, देखिए सारे स्टूडेंट्स फोकस ही तो होते हैं, वो ट्रू है, क्लियर। लेकिन सारे सिलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन मगर सारे सिलेक्ट नहीं होते हैं। जी। अब आप जानते हो हर साल 18 लाख 19 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, मात्र 48,000 यानी कि क्या है सीट्स है, उसमें से हायर सीट है 5,300, क्लियर, ये तमिलनाडु का है। उसके बाद महाराष्ट्र ऑक्युपाई करता है, बाकी सारे स्टेट में छोटा छोटा यानी कि सीट है या बहुत कम सीट है। तो पॉइंट है, पहले स्टूडेंट को स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा कि मेरा कटअप क्या है, मेरा स्टेट का कटअप क्या है, मेरा स्टेट में कटअप कितना जा रहा है, 600 के ऊपर जा रहा है क्या, उसके हिसाब से टारगेट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट। तो पहला यानी कि टारगेट देखो कि मेरा स्टेट में कटअप क्या है। और एक भी बात है, जैसे कुछ बच्चों को आप सुने होंगे कि बच्चा बहुत अच्छा मार्क रखा था, उसका नीचे वाला बच्चा कहीं सिलेक्ट हो गया मगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, ऐसे भी होता है, बहुत सारा बार होता है। वो होता है कैरियर काउंसलिंग। अच्छा। कैरियर काउंसलिंग क्या है, कुछ बच्चे का पेरेंट्स यानी कि बोलते हैं कि चलो स्टेट में ही करो, तो उस स्टेट का जैसे राजस्थान बोलोगे, राजस्थान का 621 जाता है यानी कि कटअप। अच्छा। वो बच्चे अगर ऑनलाइन अब ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर करेगा, 2 फॉर्मेट है, एक स्टेट काउंसलिंग एक ऑल इंडिया काउंसलिंग। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में फॉर्म भरा तो कुछ ऑल इंडिया काउंसलिंग, कुछ स्टेट में कोई कॉलेज होता है जिसका मार्क या कटअप कम जाता है, तो वो स्टेट में सिलेक्ट नहीं हो पाया मगर दूसरा स्टेट में सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। और बाकी रहा पढ़ने का फॉर्मेट, आप ऐसे बोल सकते हो कि पढ़ाई का एक स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम तो शेड्यूल तो यानी कि हर कोई बना रहा है। जब स्टूडेंट्स पढ़ता है तो उस दौरान जो अप्स डाउन आते रहते हैं, तो उस टाइम उनको क्या ऐसा एक आपके तरफ से कोई इतना मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है आपके तरफ से क्या ऐसा कोई ऐसा बात बोलिए जो उनको अप्स डाउन जो आते रहते हैं वो चीज़ को बैलेंस करके लेकर चले। सर एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहता हूँ सर कि जब नीट की तैयारी बच्चे करते हैं तो केमिस्ट्री बायो तो कर लेते हैं, फिजिक्स में उनको कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, उसके बारे में ये तो जय सर ही बताएंगे, एक्सपर्ट यानी कि यहाँ बैठे हैं और बायोलॉजी वाले को फिजिक्स के बारे में पूछेंगे। अब बात यह है ना कि इंटरव्यू आज आपका हो रहा है तो आप कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, अगले दिन मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में करना क्या चाहिए। तो बेसिकली आप इनको थोड़ा सा गाइड करिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे बायोलॉजी के बारे में बताता हूँ, तो आपको पहले एनसीईआरटी तो पढ़ना है, एनसीईआरटी के साथ साथ मॉड्यूल पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं ना, पहले एक बार मॉड्यूल पढ़ते हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो टाइम वहाँ कंज्यूम हो जाता है। अच्छा। और ड्रॉपर बच्चे को तो ये चीज़ करना है कि मॉड्यूल पढ़ लिए, मॉड्यूल में बहुत सारा एनसीईआरटी का लाइन ऑलरेडी है, तो उसके बाद डायरेक्टली एनसीईआरटी को कवर कर दिए, उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चे क्या होते हैं ना, आप देखे होंगे कि कंप्लीटली चैप्टर खत्म होने का लास्ट को यानी कि सॉल्व करते हैं, उसमें क्या होता है कि चैप्टर खत्म होने के तक पहले वाला भूल जाते हैं बिल्कुल क्लियर। तो उसमें यानी कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यानी कि प्रॉब्लम होता है। और दूसरा चीज़ जैसे आप बोले कि फ्लक्चुएशन दिमाग में आ रहा है, मैं जैसे यानी कि सीखा हूँ या मैं जैसे यानी कि बच्चे को बोलता हूँ, जो भी चीज़ आपसे हो सकता है जिसमें आपको ध्यान लगता है, जैसे यानी कि मेरा ब्रेन अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो मैं हनुमान चालीसा गाता हूँ, एक नॉर्मल सा प्रे या एक नॉर्मल सा कोई भी चीज़ है, कोई यानी कि कुछ वर्क कर रहा है या कोई चीज़ यानी कि ध्यान दे रहा है जिसमें हमें क्या है पीसनेस आ रहा है, वो पीसनेस वाला चीज़ हमें कैसे भी यानी क्या है ध्यान में रखना है कि मेरे को पीसनेस कहाँ आ रहा है और मेरे को हैप्पीनेस कहाँ आ रहा है। क्योंकि टेंशन के वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, ड्रॉप करते हैं या टेंशन के वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको पहले देखना पड़ेगा कि मैं पीस कैसे यानी कि मेरा ब्रेन को वर्क कर सकता हूँ, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी यानी कि क्या है, अप एंड डाउन तो चलता रहेगा सर, और दिमाग में यह है कि अप एंड डाउन होगा तभी तो नहीं क्या है रिजल्ट होगा। अगर सब चीज़ अप हो जाएगा तो ईगो बढ़ जाएगा। सही बात है, क्लियर। अप एंड डाउन तो चलता रहता है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी रखो, ये नहीं है कि दूसरे से, खुद से कॉम्पिटिटिव करो। इस बार मेरा यानी कि 300 मार्क आया टोटल, मैं ट्राई करूंगा डायरेक्टली 600 नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में 350 लाऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम। तो आपका काम करने का तरीका और टाइम कंज्यूमिंग यानी कि टाइम जहां यूज करना है, कैसे प्रॉपर्ली टाइम को यूज करना है, वो चीज़ आपको एनी हाउ देखना पड़ेगा। अच्छा सर, बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है कि बच्चे बैकलॉग बहुत जमा कर लेते हैं, जैसे कि
जो चैप्टर सर पढ़ाया जाता है, आप भी सर मैथ पढ़ाते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता होगा बच्चे चैप्टर ये पढ़ रहे हैं लेकिन उसका मॉड्यूल नहीं कर रहे हैं। अब मॉड्यूल्स नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनका वो सब्जेक्ट खराब होता चला जाता है, खराब होता चला, डल होता चला जाता है। तो इसके बारे में मॉड्यूल्स कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ना। ये बायोलॉजी के सीनियर फैकल्टी हैं, बहुत बड़े बड़े बैंड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इसलिए सर को हम लोग स्पेशल इन्वाइट किए थे कि सर से आज बात किया जाए, इनका एक्सपीरियंस जो 11 साल का जर्नी रहा कैसा रहा और कैसे स्टूडेंट्स को ये टैकल कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर।